हंसी कई मायनों में हमें बेहद आसान लगती है और जब भी हम खुश होते हैं खुलकर खिलखिला देते हैं। लेकिन अगर सच में हंसना हंसाना इतना आसान होता है फिर आपको हर गली हर मोहल्ले में एक कॉमेडियन मिल जाता। और बात जब माने जाने कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की हो तो कंपैरिजन का तो सवाल ही नहीं उठता। इस दुनिया को हंसाने वाला यह महान इंसान बेशक सबको खुश दिखाई देता था, लेकिन इनकी जिंदगी में कई ऐसे उतार चढ़ाव रहे जिनकी वजह से ये हमेशा चर्चा में रहे हैं। बात सिर्फ जिंदगी की ही नहीं बल्कि इनकी तो मौत भी लोगों के बीच एक सनसनीखेज रही थी। तो आइए आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं से रूबरू करवाएंगे जो शायद आपके लिए बिल्कुल ही नए होंगे। लंदन में इंग्लैंड का 16 अप्रैल 1889 का वो दिन बेहद खास था क्योंकि उस दिन जन्म हुआ था द ग्रेट कॉमेडियन चार्ली चैपलिन का। इनका झुकाव हमेशा से ही आर्ट में था और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इनके फादर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन और माँ हीना चैपलिन म्यूजिक हॉल में सिंगर और एक जूनियर आर्टिस्ट थे। क्या आपको पता है कि इनकी पहली परफॉर्मेंस किस कंडीशन में हुई थी? दरअसल वो एक एक्सीडेंटल परफॉर्मेंस थी जो इन्होंने अपनी माँ को बचाने में दी थी। जब ये 5 साल के थे उस वक्त इनकी माँ स्टेज पर गाने गा रही थी, लेकिन गले में कुछ दिक्कत की वजह से अचानक से उनकी आवाज आनी बंद हो गई, जिस पर दर्शकों का गुस्सा उन पर फूट पड़ा और लोग जूते और चप्पल उन पर फेंकने लगे। ऐसे में चार्ली को कैसे भी करके अपनी माँ को बचाना था, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी स्टेज पर आकर अपनी माँ का गाना गाना शुरू कर दिया, जो उस वक्त ऑडियंस को काफी फनी लगा और लोगों को इनकी भोली आवाज काफी पसंद आई। देखते ही देखते इनके ऊपर सिक्कों की बौछार होने लगी और इस तरह से 5 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस दी। बस यहीं से चार्ली को अपना पहला इंस्पिरेशन भी मिल गया था जो इन्होंने मजबूरी में किया था, लेकिन लोगों को इनकी इस मजबूरी में भी काफी मजा आया था। इन्होंने अपनी मुश्किल, अपनी मजबूरी, अपनी गरीबी, अपनी लाचारी को लोगों के सामने ऐसे पेश किया जैसे इन्हें ये करने में बेहद मजा आ रहा हो, जबकि लोगों को इनकी इस सिचुएशन को एक आर्ट समझा और उस पर भी भर कर ठहाके लगाए। चार्ली का जीवन इसलिए भी काफी परेशानियों में बीता क्योंकि इनकी माँ और पिता ने कुछ समय बाद ही तलाक ले लिया था। ऐसे में माँ के पास कोई नौकरी और सेविंग ना होने की वजह से इन्हें अपने भाई और माँ के साथ अनाथालय में रहना पड़ा। लेकिन शायद इनकी माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से उन्हें पागलखाने जाना पड़ा। ऐसे में अब चार्ली और उनके भाई को उनके पिता के साथ रहना पड़ा, लेकिन वहाँ भी इनके लिए लाइफ आसान नहीं थी क्योंकि इनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी माँ इन लोगों को जी भर के टॉर्चर करती थी। जैसे तैसे समय बीतता है और चार्ली की माँ पागलखाने से ठीक होकर वापस लौटती है। अब चार्ली का स्कूल जाना तो शुरू होता है, लेकिन चार्ली को पढ़ाई में हमेशा से कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो तो हमेशा से एक एक्टर बनना चाहते थे और परफॉर्म करना चाहते थे। चार्ली ने जैसे तैसे करके एक्टिंग में हाथ आजमाना शुरू कर दिया और थिएटर के साथ साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई और तरह के भी छोटे मोटे काम करने लगे। अपने थिएटर परफॉर्मेंस के ही दौरान एक बार एक डायरेक्टर ने इनकी शानदार एक्टिंग देखकर इनकी मुलाकात हैमिल्टन से करवाई और यहीं से इन्हें शर्लॉक होम्स नाटक में एक्टिंग करने का मौका भी मिला। इसलिए यहाँ भी चार्ली की परेशानियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें डायलॉग पढ़ना नहीं आता था, इसलिए डायलॉग को याद किया करते थे। छोटी हाइट और पतली दुबली काया वाले चार्ली लोगों को हमेशा अपनी शानदार एक्टिंग से हंसाते रहते थे। जब हर तरफ लोग विश्व युद्ध और आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, जिधर देखो उधर बदहाली और मायूसी छाई हुई थी, ऐसे मुश्किल समय में चार्ली ने ही लोगों के मायूस चेहरों पर मुस्कान लाने की पहल शुरू करी थी और अपनी एक्टिंग से लोगों को गुदगुदाना शुरू किया। एक दौर इनकी जिंदगी में वो भी आया जब इन पर रूसी जासूस होने का आरोप लगा क्योंकि इन्होंने कुछ जगहों पर वामपंथी लोगों का सपोर्ट किया था और ये यही लोग थे जो उस वक्त रूस के गुणगान किया करते थे और हर मायने में रूस को बेहतर बताया करते थे। इसलिए इन पर रूसी जासूस होने का आरोप लगना भी जायज था। अब रूस का सपोर्टर बनते ही ये अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन बन गए, जिसने हमेशा चार्ली को नीचा ही दिखाने का सोचा। चार्ली की फिल्म लाइमलाइट 1952 में रिलीज की गई थी
लेकिन अमेरिका ने इनकी फिल्म को वहां बैन कर रखा था। वैसे बेशक अमेरिका ने चार्ली को अपने दिल से निकाल दिया था, लेकिन चार्ली के दिल के करीब अमेरिका हमेशा से ही था। चार्ली ने अपनी शादी ऊना ओनेल से अमेरिका में की थी, लेकिन अमेरिका की इस बेरुखी के चलते इन्होंने अमेरिका को छोड़ने में ही भलाई समझी और उसकी नागरिकता लौटाते हुए अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड वापस आ गए। लेकिन मुसीबतों ने यहाँ भी इनका साथ नहीं छोड़ा और इन्हें एक आशियाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार मन मुताबिक घर ना मिलने की वजह से ये स्विट्जरलैंड में जाकर बस गए। चार्ली यहीं पर नेहरू और इंदिरा गांधी से भी मिले थे। ये हमेशा से ही गांधी जी के प्रशंसक रहे थे और उनके विचारों का समर्थन करते थे। इन्होंने एक बार गांधी जी से लंदन में मुलाकात करी थी और उस वक्त भारत में स्वतंत्रता के लिए चल रहे आंदोलन को अपना समर्थन भी दिया था। साल 1940 में इनकी पहली साउंड फिल्म द ग्रेट डिटेक्टर आई थी, लेकिन 1940 का दशक ही इनके लिए सबसे ज्यादा विवादों भरा भी रहा था और इन्हें इस समय लाइफ में काफी डिफेम भी किया गया था। यहाँ तक कि इन पे FBI इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई गई थी, जिस वजह से इन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ा था। साल 1952 में इनकी लाइमलाइट फिल्म ने म्यूजिक के लिए ऑस्कर अवार्ड भी जीता था। चार्ली उस वक्त तक तो लोगों के दिलों में एक खास जगह रखते ही थे, लेकिन आज भी लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी शानदार एक्टिंग और उनके टैलेंट का लोहा लोग आज भी मानते हैं। ये वाकया चार्ली चैपलिन और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बीच का है, जब दोनों की मुलाकात हुई थी। दरअसल यहाँ पर आइंस्टाइन ने उनकी तारीफ करते हुए कहा था कि मैं आपकी एक्टिंग से काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि आप कुछ ना भी कहते हुए कैसे लोगों से सब कुछ कह लेते हैं और लोग आपकी हर बात समझ जाते हैं। कैसे आप बिना कुछ बोले अपनी बात लोगों तक पहुँचा देते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा टैलेंट है और मैं इसके लिए आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके जवाब में चार्ली ने कहा था कि हाँ, ये बात सच है कि मैं कुछ कहता नहीं हूँ और लोग मेरी बात समझ जाते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आप अपनी थ्योरीज के बारे में कितना कुछ कहते हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग आपकी बात नहीं समझ पाते। चार्ली चैपलिन का क्रेज लोगों में कितना था आप इसी बात से समझ सकते हैं कि माइकल जैक्सन ने एक बार कहा था कि वो चार्ली चैपलिन बनना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं और उनसे उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। चार्ली की पूरी जिंदगी तो जैसे तैसे करते बीत गई, लेकिन उनके मौत के बाद चीज़ें काफ़ी खराब हो गई थी। दरअसल 25 दिसंबर 1977 को चार्ली की मौत हो गई थी, जहां उन्हें स्विट्जरलैंड में दफन कर दिया गया था। लेकिन उनकी मौत के 3 महीने बाद तब बवाल मच गया था जब उनकी लाश कब्र से गायब हो गई थी, जिसे बाद में इन्वेस्टिगेट करने पर पता चला कि बल्गारिया के 2 मैकेनिक के द्वारा उनकी लाश को खोदकर निकाल लिया गया था। वैसे इसके 5 हफ्ते बाद ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन उनके ऐसा करने के पीछे की वजह चार्ली की डेड बॉडी के बदले अच्छी खासी रकम वसूल करना था। तो ये थी कहानी चार्ली चैपलिन की। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।